अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री को जिन्हें इस सरकार का सबसे एक्टिव, सबसे बिजी और सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर कहा जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसे कुछ लोग नरेंद्र मोदी का ट्रबल शूटर कहते हैं, संकट मोचक कहते हैं, कुछ लोग भारत सरकार के बैकबोन कहते हैं। प्लीज वेलकम भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। और आपकी अदालत में आज के इस शो के लिए हमारी जज हैं जानी मानी पत्रकार स्मिता गुप्ता। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज की जज स्मिता गुप्ता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि सवालात और इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे अरुण जेटली के पॉलिटिकल करियर पर। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अपना पॉलिटिकल सफर दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया था। अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चुने गए। जेपी मूवमेंट के दौरान जेटली अखिल भारतीय छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे। इमरजेंसी के दिनों में अरुण जेटली 19 महीने जेल में रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट अरुण जेटली ने जब वकालत शुरू की तो कुछ ही साल में इनकी गिनती देश के सबसे सफल वकीलों में होने लगी। करीब 20 साल तक अरुण जेटली ने बीजेपी के संगठन का काम और वकालत साथ साथ की, लेकिन बाद में राजनीति के लिए करोड़ों की प्रैक्टिस छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अरुण जेटली को कॉमर्स, लॉ और शिपिंग जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद अरुण जेटली राज्यसभा में विरोधी दल के नेता रहे। अब मोदी सरकार में अरुण जेटली फाइनेंस के साथ साथ कॉरपोरेट अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। आपकी अदालत में हम अरुण जेटली से मोदी सरकार के 1 साल के काम का हिसाब मांगेंगे। अरुण जी, बहुत कम ऐसा होता है जब राजनीतिक नेता आते हैं तो यहाँ जो जनता मौजूद है वो इतनी तालियों से उनका स्वागत करती है। और मैं इल्जाम शुरू करूं उससे पहले जानना चाहता हूं कि ये जो आप स्लिम ट्रिम हो गए हैं, इसका राज क्या है? मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। वास्तविकता है कि पिछले कई वर्षों से मुझे स्वास्थ्य की 1-2 तकलीफ थी और उनके पीछे एक कारण था कि वजन बढ़ जाना, और इसलिए उसका मैं इलाज करवाता रहा हूं और उसका एक असर भी पड़ा है। हाँ, आप जवान दिखने लगे हैं पहले से। देखिए, वजन कम होता है तो उसका स्वास्थ्य पे लाभ हो, लेकिन ये उसका साइड बेनिफिट भी हो जाता है कि उम्र कम लगने लग पड़ती है। तो आइए इस मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी सरकार का पब्लिक में परसेप्शन खराब हुआ है। अरुण जी, राहुल गांधी हर रोज कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है, ये उद्योगपतियों के कहने पर चलने वाली सरकार है। मैं काउंट कर रहा था, पिछले कुछ दिनों में 87 बार कह चुके हैं सूट बूट वाली सरकार। देखिए, जब कहने को सब्सटेंस बहुत कम हो तो इस तरह के तर्क बनाए जाते हैं। पिछले 1 साल ने यह साबित कर दिया है कि यह सूझबूझ वाली सरकार है। और जिस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी इस देश को छोड़कर गई थी, देश में उत्साहहीनता थी। दुनिया भर के निवेशकों ने देश से हिंदुस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया था। 5 देशों का एक समूह है ब्रिक्स का,
ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना। तर्क दिया जाता था कि आई जो इंडिया है इसमें सरवाइव भी कर पाएगा कि नहीं। हमारे देश की जो विकास दर है 5% से नीचे हो गई, और मैं तो मानता हूं कि अगर देश में सरकार न भी होती तो यह देश 5% तो तब भी तरक्की कर सकता था। इतनी खराब हालत, और देश में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ, नेतृत्व निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। 1 साल में कहां से कहां यह देश पहुंचा है, इसकी सही कल्पना हम लोग करें। जितने अखबारों ने, जितने टेलीविजन चैनल्स ने सरकार के बारे में जो ओपिनियन पोल, सर्वेस करते हैं कि परसेप्शन क्या है, वो शायद आपके प्रश्न से मेल नहीं खाता, और ये सारे इंडिपेंडेंट है। मेरा प्रश्न तो राहुल जी का दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको एक सुझाव दूं कि उनकी बात स्वीकार करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लिया कीजिए। देखिए, एक उनका तर्क है जो लोगों ने सुना है, बार बार सुना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, इलेक्शन में काम करने के लिए उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए लिया था, इसलिए किसानों की जमीन छीनकर वो उद्योगपतियों को देने के प्लान बना रहे हैं। देखिए, मैं इस बात का यकीनन दावा कर सकता हूं, उन्होंने न तो कांग्रेस वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ा है, और न ही उसमें जो बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ये पढ़ा है। अगर पढ़ लिया होता तो शायद वो ये तर्क ना देते। जो कांग्रेस कानून लाई थी, इस देश में क्या परिस्थिति क्या है कि इस देश की 35% के करीब जनता शहरों में रहती है, बाकी कच्चे घरों में, गांवों में रहती है। आपको अर्बनाइजेशन का एक्सपेंशन करना है, आपको हाईवेज बनाने हैं, आपको ग्रामीण सड़कें बनानी हैं, आपको सिंचाई की योजनाएं लगानी हैं, आपको इस देश के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन चाहिए। अब समुद्र जहाज के लिए जो पोर्ट्स बनते हैं, बंदरगाह बनती है, वो समुद्र के अंदर तो बन नहीं सकती, उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। आपको शिक्षा का विस्तार करना है, उसके लिए भी चाहिए। उनकी सरकार का लाया हुआ कानून इस देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को पूरी तरीके से रोकता था। मैंने जब ये कानून आया तो राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि आज देश में कृषि की हालत देखिए, सिंचाई योजना नहीं बन पा रही, और आपका कानून सिंचाई योजनाओं के लिए अनुमति तक नहीं देता, जमीन नहीं देता। तो उन्होंने कहा हम इसमें बदलाव कर देते हैं और सिंचाई योजनाओं की अनुमति मिल जाएगी। यह राज्यसभा में कहा, बदलाव नहीं किया। जब सरकार बदली तो देश की एक एक राज्य की सरकार, हमने मीटिंग बुलाई राज्य सरकारों की, जिसमें कांग्रेस की सरकारें शामिल थी। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव कीजिए, देश का विकास रुक जाएगा। और क्या 5 चीजें जोड़ी, 13 चीजें उन्होंने एग्जेम्प्ट की थी, 13, उसमें 5 हमने जोड़ी। पहली, देश की सुरक्षा। मैं 6 महीने डिफेंस मिनिस्टर भी था। जितने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए जमीन चाहिए थी, राहुल गांधी का कानून उसकी अनुमति नहीं देता था, इस देश को कमजोर करता था। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, बिजली और सिंचाई। अब सड़कें, बिजली और सिंचाई किसी कॉरपोरेट के पक्ष का है। तीसरा, गरीबों के लिए घर बने। कोई ये बड़ी बड़ी बस्तियां और कॉलोनीज और मल्टी स्टोरी जो अमीरों के लिए बिल्डर बनाते हैं वो नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर। ये 65% लोग जो कच्चे घरों से पक्के घरों में आना चाहेंगे, जिनकी अपनी उम्मीद, एस्पिरेशन है, उनके लिए जमीन चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिना कानून पढ़े हुए आप कह दीजिए कि ये तो अमीरों का है। अरे ये तो गांव के उस गरीब के लिए सिंचाई की योजना है, ग्रामीण सड़क की योजना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग फॉर पुअर है। उसके लिए कम से कम जमीन उपलब्ध हो जाए जिससे उन क्षेत्रों का विकास हो पाए। लेकिन बिना कानून पढ़े हुए बोलना उनके सवाल। और मैं केवल यही नहीं कह रहा, केवल लैंड एक्विजिशन उसका उदाहरण नहीं, रियल एस्टेट बिल हम विरोध करते हैं। अरे कांग्रेस की सरकार उसको लेकर आई थी, स्टैंडिंग कमेटी ने आपकी सरकार के दौरान उसको किया था। जीएसटी हम विरोध करेंगे, आपकी सरकार उसको लेकर आई थी। मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़ने का भी स्वभाव डाल लें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस लैंड एक्विजिशन के कानून में प्रावधान है।
अरुण जी, मैं बात कर रहा था परसेप्शन की। ये बात जनता को, किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? 6 महीने से शोर मचा रहे हैं, किसानों का एक बड़ा विरोध नहीं कर पाए। कहीं पर इसका रेजिस्टेंस नहीं है। कांग्रेस के अपने नेता और मुख्यमंत्री प्राइवेट में कहते हैं देश के हित में तो इसकी जरूरत है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, हरियाणा में हुड्डा जी थे कांग्रेस के, उन्होंने इस कानून को बदलने की बात की। यह तो कांग्रेस का कानून था, उसको बदलने की बात जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि देश के विकास के अंदर यह बड़ा रोड़ा बनने वाला है। अब एक नई बात उन्होंने कही है बार बार कि किसान बेहाल हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, किसान रो रहे हैं और मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं। देखिए, दोनों में अंतर है। मोदी जी बिना बताए हुए 55 दिन के लिए इस देश से गायब नहीं हुए। मोदी जी कहां जाते हैं, वो किसी पर्सनल ट्रिप पे नहीं जाते, देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। और पिछले 1 वर्ष में 18 देशों में गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी पहले वर्ष में जब प्रधानमंत्री बने थे 17 देशों में गए थे। प्रधानमंत्री, देश का प्रतिनिधित्व करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है। वो केवल अपने प्लेजर ट्रिप्स के लिए नहीं जाते जैसे कांग्रेस के लीडर्स जा गए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि देश का उन यात्राओं के माध्यम से कद बढ़ा है कि कम हुआ है, इसका आकलन देश की जनता कर ले। जहां तक किसानों का सवाल है, जब जब किसानों पे आपदा आई, और आपदाएं आती हैं, इस साल भी आई है, ओले पड़े हैं। कांग्रेस के जमाने में एक नियम था कि 50% फसल का नुकसान होगा तो मुआवजा मिलेगा। हमने उसको 33% कर दिया। कांग्रेस ने जितना मुआवजा फिक्स किया था उसको हमने 1.5 गुना कर दिया। और इसलिए एक बार फिर मैं आपको कहूं कि इसका जो आंकड़े एक बार समझ लें और फिर अपने आप आकलन हो जाए। गुलाम नबी आज़ाद आए थे आपकी अदालत में पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, हमारी आपत्ति यह है कि 4-5 फिक्स्ड उद्योगपति इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो हर बार उनके साथ जाते हैं और उनके काम विदेशी सरकारों से करते हैं। देखिए, ये उद्योगपतियों वाला जो विषय है ना, इस देश में स्पेक्ट्रम दिया गया चुने हुए उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार के माध्यम से। उस वक्त सीएजी ने कहा 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कपिल सिब्बल जैसे महानुभाव ने कहा कि 0 लॉस हुआ। रविशंकर प्रसाद ने उसी स्पेक्ट्रम को जब दोबारा नीलामी होनी थी तो 1,10,000 करोड़ में नीलाम करके दिखा दिया। अब हम उनसे 1,10,000 करोड़ दे रहे हैं, आप उसको फ्री में दे रहे थे। तो क्रोनी कैपिटलिज्म कौन सा है? आपने 200 कोयले की खदानें फ्री में दे दी, हमने 32 खदानें, पीयूष गोयल ने, हमारे कोयला मंत्री ने ऑक्शन की, 32 केवल 2,10,000 करोड़। और इसलिए जिसने आलोचना करनी है वो करेगा। एक दिन मैं आलोचना पढ़ता हूं कि आप कॉरपोरेट्स की मदद कर रहे हैं, अगले दिन पढ़ता हूं कि कॉरपोरेट आपसे खुश नहीं है। ये दोनों चीज तो इकट्ठी हो नहीं सकती। फर्क दोनों में इतना है कि हम लोग भी इस देश में व्यवसाय बढ़े, इस देश की आमदनी बढ़े, जिस आमदनी से गरीबों की सेवा भी हो पाए, इस नीति को अपना रहे हैं। लेकिन इस सरकार की नीति सरकार बनाती है, किसी उद्योग के कहने से नहीं होती। आपकी नीति केवल भ्रष्टाचार की वजह से थी, चंद एक घरानों की मदद करने के लिए। अरुण जी, लेकिन परसेप्शन में क्या हुआ, सोशल मीडिया जिसका बहुत सपोर्ट हमेशा नरेंद्र मोदी को मिला है, उसमें भी जोक्स चलने लगे मोदी जी की विदेश यात्राओं को लेकर। देखिए रजत जी, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन बदलने की जरूरत है। कारण यह है कि अभी एक नहीं 20 चैनल्स और अखबारों ने पोल किया कि मोदी जी की स्वीकृति कितनी है, और 70 और 80% से लेकर कोई नीचे नहीं आने को तैयार। तो कौन सी परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं? मुझे लगता है आप अपना परसेप्शन ठीक कर लीजिए, जनता का परसेप्शन एकदम ठीक है। मेरा परसेप्शन तो ठीक है, वो जो सोशल मीडिया में जो कुछ चलता है उसका जिक्र मैं कर रहा था। देखिए, सोशल मीडिया
परसेप्शन का एक रूप हम आपको एक होता है। उदाहरण दे देता हूं। एक मजाक उसमें चला कि बैंड वाले एयरपोर्ट पर एक धुन बजा रहे थे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तो बीजेपी लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। देखिए, मुझे ऐसे हंसी व्यंग की घटनाएं चलती रहे राजनीति में, उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अंत में आप समझ लीजिए कि आज पूरे विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री अमेरिका गए या चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वो छोड़ दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में केवल दुनिया में एक देश था अमेरिका जो लीड लेता था। आज चाहे यमन में हो, इराक में हो, मालदीव में हो, नेपाल में हो, उसके मुकाबले में भारत का एक स्थान बना है। अब भारत की ताकत और छवि पूरी दुनिया में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? आज भारत अमेरिका से डील करता है, चाइना से करता है, अपना उसका एक असर पड़ता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का ही सारा रोल है, भारत की जनता का भी अपना रोल है। अभी ब्रिटेन का इलेक्शन खत्म हुआ, वहां पर हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनका इतना प्रभाव पड़ गया कि वहां के प्रधानमंत्री को भी चुनाव लड़ने के लिए ये कहना पड़ा अब की बार कैमरून सरकार, ताकि एशियाई मूल के लोगों का एक असर वहां पर दिखने को मिले। और ये आपको न्यूजीलैंड में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा। मतलब शंघाई जैसे स्थान के ऊपर इतनी हजारों की संख्या में भारतीय मूल के लोग इकट्ठे हो जाएं, जो उत्साह एक पैदा हुआ है, वो तो मुझे लगता है दूसरे परसेप्शन वालों को नहीं नजर आता होगा, मुझे तो स्पष्ट नजर आ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा चीन से भारत ने करार किया 22 बिलियन का और पाकिस्तान को चीन ने दिए 46 बिलियन, दुगने से भी ज्यादा। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि चाइना पाकिस्तान का एक बहुत पुराना संबंध बना हुआ है। ये वास्तविकता है, ये कोई गुलाम नबी आजाद ने या मैंने नहीं बनाया, ये एक बनाया, उनका एक व्यवसाय है, उनका एक संबंध है। लेकिन भारत का दुनिया के हर देश के साथ व्यापार आज बढ़ रहा है, और इसलिए हमारे व्यापार में अब पाकिस्तान से कितना सामान चाइना जाता होगा, नहीं जाता, लेकिन भारत से तो दुनिया के देशों में जाता है। ये कोई मापदंड है क्या? उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अरुणाचल के सवाल पर भारत झुक गया चीन के सामने। जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो हमने अपने रिजिजू जो स्टेट होम मिनिस्टर है उनको कहा कि आप उस डिनर में मत आइए जिसमें चीन के राष्ट्रपति आने वाले हैं। देखिए, कहाँ से उनको आंकड़ा मिला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अरुणाचल भारत का हिस्सा है। भारत एकदम स्पष्ट रूप से इसको कहता रहा है हमेशा, और इसमें झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि जो सब्सटेंटिव गवर्नेंस के बारे में और जो खराब शासन कांग्रेस के दौरान हुआ, उसकी जो तुलना होती है, उसका क्योंकि मेल नहीं है, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे किस्से कहानियां बना लेना। क्या ये सच नहीं है कि अमित शाह मिलने वाले थे दलाई लामा को, क्योंकि प्रधानमंत्री चाइना जा रहे थे, उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल की? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। दलाई लामा से भारत के बहुत लोग मिलते हैं, हम लोग भी उनसे मिलते हैं, वो दिल्ली आते हैं, हम लोग मिलते हैं, वहाँ धर्मशाला जाकर लोग मिलते हैं। लेकिन चाइना का उसमें कोई दबाव रहेगा, ये चाइना की दलाई लामा के पीछे नकारात्मक नीति है। लेकिन भारत की दलाई लामा के प्रति जो अपनी नीति है, वो जो पुरानी चली आ रही है, वही है। तो हम चाइना के आगे बिछ नहीं गए हैं मदद लेने के लिए? कौन कह रहा है बिछ गए हैं? चाइना के साथ मुकाबले में बात होती है। जब चाइना के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, उस बातचीत में मैं भी मौजूद था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा, क्योंकि उन दिनों कोई सीमा के ऊपर विवाद चल रहा था, और जितने स्पष्ट भाषा में कहा जा सकता है कि आप अपनी सेना को वहां से हटाइए, प्रधानमंत्री ने कहा। और यही कारण है जो चाइना के साथ हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पे बाय एंड लार्ज शांति रहती है। बाय एंड लार्ज छोटी घटनाएं होती हैं, और पिछले कई वर्षों से एक बार भी गोली नहीं चली है। यही कारण है, तनाव के बावजूद भी। एक और उनका बड़ा इल्जाम यह है कि प्रधानमंत्री जब बाहर के देशों में जाते हैं तो अपने देश की जो विरोधी दल है उनकी बेइज्जती कर देते हैं। तो आलोचना हम इंटरनेट पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश के बाहर चला जाता है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं। तो ये जो एक हल्का सा तर्क है कि आलोचना देश के भीतर रहनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, मतलब स्वाभाविक है। जब आप एनआरआईज के साथ मिलेंगे और एनआरआईज में एक नया उत्साह आया है कि देश की पहले क्या स्थिति थी तो यहाँ की क्या स्थिति है, उसकी बातचीत आपकी होगी। उनकी और ये कहना कि
उनकी आपत्ति इस सेंटेंस पर है जो प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में कहा कि 1 साल पहले अपने आप को भारतीय कहने में शर्म देखिए, महसूस ये होती नहीं थी। कहा था प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि एक बार जो उत्साहहीनता थी कि लोगों में लगता था कि क्या है, ये बात वास्तविक है कि 1 साल पहले इस देश का उद्योग दुनिया के दूसरे देशों में जाके निवेश करना चाहता था। कोई बाहर का निवेशक इस देश में आने को तैयार नहीं था। लेकिन देश का जब माहौल बदला है तो इसको प्रधानमंत्री अपनी शब्दावली में अगर कहेंगे तो इस पे क्या इतराज होना चाहिए। और रजत जी, आज की दुनिया में आप मेरा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। तो ये कहना कि ये जो आलोचना मैंने की या आपने की ये देश से बाहर क्यों गई, आज टेक्नोलॉजी इसकी अनुमति नहीं देती। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने 1 साल में घोषणाएं ज्यादा की, काम कम। ये जो कांग्रेस ने जो बुकलेट निकाली है उसमें बार बार उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐलान तो की, जैसे आपने 2 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया जो कि कोल से आए। उन्होंने कहा कि ये पैसा तो 30 साल में आएगा, इस साल तो सिर्फ 6,000 करोड़ आएंगे। 2 लाख करोड़ तो 32 खानों से आए, 200 खानों से तो और ज्यादा मिलेगा। और ये उन राज्यों को पैसा जाएगा जहां ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़। और इनमें से हर राज्य को निर्भर करता है कि वहां से कितना कोयला निकलेगा, कितना मिनरल निकलेगा। 30 साल के दौरान हर साल हजारों करोड़ रुपया एक एक राज्य को मिलेगा, 30 साल के लिए। कांग्रेस के दौरान उन राज्यों को थोड़ी सी रॉयल्टी छोड़कर 1 रुपया नहीं मिलता था और कोयले की जितनी खदानें दी गई थी वो मुफ्त में दी गई थी। ये जितने डारडा, जिंदल, जायसवाल, ये जितने लोगों को फेवर किया था, किसी ने 1 फूटी कौड़ी नहीं उन राज्यों को दी थी। ये एक अंतर आया है। और इसके अपवाद में और राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है, अब उड़ीसा जैसा राज्य है, वहां ट्राइबल पॉपुलेशन देश की सबसे ज्यादा है। उसको कोयले के नाम पर अगर हर साल 30 साल के लिए 3,000 करोड़ मिल जाता है, उसको मिनरल के नाम पर हर साल 3-4 हजार करोड़ रुपया मिल जाता है, तो हर साल उस राज्य की क्षमता बढ़ती है 7-8 हजार करोड़ रुपया ट्राइबल्स के लिए और खर्च करने की अपने राज्य के अंदर। 30 साल में उसका चेहरा वो बदल सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं सोचा? हमने पहली बार ये एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी आलोचना है। ये तो जमीन के ऊपर है। अब आपने कहा घोषणा। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं। यहां लोग बैठे हैं, इस देश में केवल 20% लोग वो हैं जिनके पास किसी ना किसी प्रकार का इंश्योरेंस है, जीवन का, हेल्थ का या प्रॉपर्टी का, किसी का। किसी भी अच्छे विकसित देश में यह संख्या बहुत बढ़नी चाहिए। 9 मई को हमने इंश्योरेंस का सोशल सिक्योरिटी पैकेज ऐलान किया। पहले 10 दिन में 7.5 करोड़ परिवार उसमें ले लिए कि एक्सीडेंट के लिए 1 रुपया महीना देना पड़ेगा और 2 लाख का इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए साल का 330 रुपया देना पड़ेगा, 2 लाख का इंश्योरेंस। और मैं तो लोगों को अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग अपने कर्मचारियों को रखते हैं या फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, घरों में, हर एक का करवाएं। अब 10 दिन में हमने 7.5 करोड़ परिवारों को जोड़ दिया। मेरा लक्ष्य यह है कि इन 5 सालों में ये जो 20% हिंदुस्तान इंश्योर्ड था, इसको मैं 50% तक ले जाऊं। ये घोषणा है या एक्चुअल हो रहा है? इस देश में जिस व्यक्ति के पास 2 रुपए नहीं थे देने के लिए, हमने 15.5 करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ दिया। आज उनमें से 12.5, इस देश में केवल 25 करोड़ परिवार हैं, 25 में से 15.5 करोड़ गरीबों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा। अब दूसरी व्यवस्था चल रही है कि सरकारी सब्सिडीज जितनी मिलती हैं, विडोज को मिलती हैं, बुजुर्ग लोगों को मिलती हैं, गरीब को मिलती हैं, दलित को मिलती हैं, माइनॉरिटी को मिलती हैं, या फिर ये एलपीजी की मिलती है। एलपीजी की सब्सिडी 12.5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जा रही है। अब ये पैसा उसमें जा रहा है, यानी कि आधा हिंदुस्तान उसको मिल रहा है। अब इन अकाउंट्स में पैसा जोड़ना, ये गरीब को एक फाइनेंशियल व्यवस्था के साथ जोड़ना। हिंदुस्तान में केवल 11% परिवार वो हैं जो पेंशनड हैं, 89% की कोई पेंशन नहीं है। मैंने बजट में पहले घोषणा की
कि अपने जीवन काल में आप 50,000 रुपए तक डालिए हर साल, टैक्स की छूट मिलेगी उस पैसे पे, और जब 60 साल के होंगे तो आपको, आपकी पत्नी को या परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन मिलती रहेगी जब तक रहेंगे, और बाद में लमसम मिल जाएगा आपके वारिसों को। अब हमने अटल पेंशन योजना शुरू की है गरीबों के लिए। जो आदमी केवल 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया भी महीने का दे सकता है वो दे, 60 साल की आयु से उसको पेंशन शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसकी पत्नी को मिलेगी, बाकी उसके बच्चों को मिल जाएगा। इंडिया को एक पेंशनलेस सोसाइटी को पेंशनड सोसाइटी बनाना। अब मैं आपको एक छोटा सा, मैंने इस बार बजट के दौरान फाइनेंस बिल में, जिसके लिए वो मेरी आलोचना कर रहे थे, मैंने 6-7 कानून बदल दिए। उसमें से एक कानून मैंने जनता के हक में बदला कि सरकार के अलग अलग खातों में, कोई प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ में, ऐसे पैसे पड़े हुए हैं कि जिन लोगों के थे वो अब हैं नहीं, 10-20 साल से कोई उसको लेने नहीं आया। अब इसको लेकर मैं सरकार की तनख्वाह बांटने के लिए खर्च कर दूं। मैंने कानून बनाया कि जितने अनक्लेम्ड पैसे हैं ये सारे एक खजाने में चले जाएंगे, और 60 साल से उम्र लोगों के से ज्यादा आयु वालों के लिए एक इस पैसे के आधार पर मैं एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लगाऊंगा। लगता है कि शायद स्वास्थ्य को लेकर जो उनके हेल्थ केयर का खर्चा होगा, क्योंकि 60 साल से ज्यादा लोगों को चाहिए। अब ये चीजें अनाउंसमेंट है कि जमीन पे हो रही है। 4-4.5% पे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज 7.5% पहुंच गई। आज दुनिया में सबसे तेजी पे हिंदुस्तान चल रहा है। आज इस देश का फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है कि उधार लेकर सरकार का खर्चा चलाना, उसको हमने 1 साल में कम किया है। ये एक वास्तविकता है, जमीन पर नजर आ रही है। जितने हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, आज तो उल्टा आलोचना दूसरी है। आलोचना यह है आपने बहुत कुछ किया लेकिन और तेजी से करिए, आलोचना ये। और मैं इसको सही आलोचना मानता हूं। मैं खुद रेस्टलेस हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत की आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो 4%, 5% की नहीं है, वो 10% की है। चाइना, रजत जी, चाइना 33 साल तक चाइना 9% पे ग्रो किया है, 33 इयर्स, तब जाके दुनिया में ये स्थान उसने बनाया है। और हम केवल यही रहे राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति को लेकर कि इस कदम को रोक दो, इस कदम को रोक दो, जीएसटी को रोक दो, फला को रोक दो। जीएसटी लागू होने से कर व्यवस्था सरल हो जाती है और देश की जीडीपी 1-1.5% बढ़ती है। अब कांग्रेस पार्टी पहले उसके समर्थन में थी, अब किसी प्रकार से उसको विलंब कर दिया जाए, ये नीति है। मैंने जिक्र किया था उनसे आपकी जनधन योजना का। मैंने बताया कि 15 करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं, तो उन्होंने कहा ये उन लोगों ने खाते खोले जिनको उम्मीद थी कि काला धन वापस आएगा, उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। देखिए, मुझे खेद है कि केवल उन्होंने खराब सरकार नहीं चलाई, उनको इन विषयों की समझ भी नहीं है। मुझे खेद है इस बात का। अब अकाउंट्स खोलना फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ संबंधित है कि आप अकाउंट खोल रहे हैं, आपको रुपए कार्ड मिलेगा, उसके बाद छोटे छोटे काम करने वालों को बैंक से ओवरड्राफ्ट मिलेगा। ये जो मुद्रा योजना निकाली है, इस देश में 5,77,00,000 लोग वो हैं जो बहुत छोटे उद्यमी हैं, छोटी दुकान है, हॉकर है, पटरी पर काम करता है, ये वो लोग हैं, या छोटा सा कारखाना चलाता है। इन लोगों को बैंक पैसा नहीं देते। इस जनधन के बाद बैंक से भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन मुद्रा योजना के बाद मैंने ये कहा कि बैंकिंग सिस्टम से, जिसके लिए मैंने अलग 20,000 करोड़ सरकार का रखा, बाकी अन्य नाबार्ड वगैरह से आएगा, कि 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की उनकी लोन की संभावना बनती है। और ये वो वर्ग है जो 5,77,00,000 का अर्थ ये है कि कम से कम हिंदुस्तान के 20% परिवार इस काम में लगे हुए हैं। बड़े उद्योग जो हैं इस देश के, वो तो शायद 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देते। ये जो छोटे वाले हैं, ये 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इसको फंड करना, जो आज तक अनफंडेड थे, जिन पे पैसा नहीं आ रहा था, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आपने काला धन का जिक्र किया, इनके दौरान तो एक नहीं आया।
मैंने एक साल में पूरा परिश्रम किया। मैं खुद स्विट्जरलैंड गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेजा, पिछले सप्ताह उनके मिनिस्टर आए, और जितने भी ये टैक्स हेवंस थे इनकी सीक्रेसी को तोड़ना। आज जितने लोगों के नाम आने शुरू हो गए और एक व्यवस्था आरंभ हो गई कि अब नाम आपको आ रहे हैं। आज भी अखबार में आपने पढ़ा होगा, कुछ नाम वो लोग दे रहे हैं। नाम तो आ रहे हैं अरुण जी, लेकिन क्या पैसा आएगा? देखिए क्या रजत जी, काला धन वापस आएगा? क्या लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे जो इलेक्शन में बात कर रहे थे? रजत जी, कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस इशू को की गहराई को आप समझिए। 2006 में HSBC अकाउंट में पैसे पता चले, 2010 में नाम जारी हुए, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। वो जो लोग थे जिन्होंने पैसा रखा हुआ था इन 600-700 खातों में, 2006 से वो इंतजार कर रहे थे 2014 तक कि आके हमें लाना पड़ेगा। ये तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन हमने हर एक के खिलाफ 31 मार्च से पहले असेसमेंट पूरी की। वहां से आए ना आए, यहां पर टैक्स दें और पेनल्टी दें, ये लगाया। 121 प्रोसिक्यूशंस उन पे लॉन्च कर दिए हैं। पार्लियामेंट से कानून नया मैंने पारित करवाया कि आज भी जिनके वहां खाते हैं या एसेट्स हैं जिन्होंने बताया नहीं है, आज भी 30% टैक्स और 30% पेनल्टी दीजिए। नहीं दोगे तो कुछ समय के बाद 10 साल की सजा वाला केस भी चलेगा, और फिर 30% टैक्स और 90% उसके ऊपर पेनल्टी और देनी पड़ेगी। और आज वो सारी असेसमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। नाम आ गए, प्रोसिक्यूशंस हो गए, असेसमेंट्स हो गए, और आज उनको हर्जाने और पैसे भरने पड़ रहे हैं। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर। आपकी पार्टी का साथ देने वाले राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे लोग ये कहते हैं जिस तरीके से अरुण जेटली काम कर रहे हैं उससे काला धन वापस नहीं आएगा। देखिए, मैंने एक वर्ष में जितने कदम उठा सकता हूं, उल्टा आलोचना ईमानदार लोग तो ये कर रहे हैं कहीं आप ज्यादा तो नहीं कड़े कदम उठा रहे। आलोचना ये हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का काम व्यक्तिगत आलोचना करना है। मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मेरे को एक जॉब परफॉर्म करनी है और मैं वो करता रहूंगा। नहीं, लेकिन जनता को आप ये समझा सकते हैं कि जो बात होती थी 400 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ देखिए पैसा रजत जी, बाहर है। मैं इन आंकड़ों के खेल में नहीं जाऊंगा। जिसके खिलाफ मेरे पास एविडेंस आएगी, जिसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और एविडेंस आ रही है, उसके खिलाफ जो कानून की प्रक्रिया है कि असेसमेंट करना, उनसे टैक्स और पेनल्टी लेना, और अगर वो कानून तोड़ता है तो उस पर केस चलाना, ये कानून की प्रक्रिया है। मैं नारेबाजी में इन्वॉल्व नहीं हूं। जो नाम आपने लिए वो नारेबाजी में इन्वॉल्व है। मैं इस पे सब्सटैंटिव काम करने में इन्वॉल्व हूं। लेकिन नारेबाजी तो चुनाव के दौरान मोदी जी ने भी की थी ना। देखिए, चुनाव के दौरान तो भाषण होते हैं, लेकिन सरकार में जब आते हैं तो करके दिखलाना पड़ता है, और मोदी जी करके दिखला रहे हैं। जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ थर्ड रो में। कांग्रेस की सरकार में 60 रुपए किलो दाल थी, आपके सरकार में 110 रुपए किलो दाल है। आम आदमी मर रहा है, इसके लिए आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। ये दालों के संबंध में आपने कहा, ये बिल्कुल सही कहा है। पिछले सप्ताह सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर इसकी दालों के संबंध में केवल मीटिंग ली, और देश में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में दालों की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, ताकि ये जो सीजनल वेरिएशन आया है, दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उसके ऊपर हम लोग नियंत्रण कर लें। ओवरऑल जो कीमतों की दर में नियंत्रण है, लेकिन कुछ वस्तुएं कई बार किस मौसम की वजह से या मौसम खराब होने की वजह से, पैदावार कम होने की वजह से आगे बढ़ती है, और इसके ऊपर नजर रखना और उसको नियंत्रण में लाना ये सरकार प्रयास कर रही है। और दालों के ऊपर इस वक्त बहुत जोर से हम लोग काम कर रहे हैं। अरुण शौरी ने कहा कि प्लेटों की आवाज तो आ रही है, लग रहा है खाना आएगा, लेकिन खाना आ नहीं रहा। देखिए, किस व्यक्ति का क्या टिप्पणी करने के पीछे मोटिव होता है मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरी दुनिया में परिस्थिति को देखिए जहां आर्थिक मंदी है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूरोप, रशिया, जापान एक प्रकार से मंदी के दौर में है।
अमेरिका में थोड़ा उठाव आया था, अब फिर धीमापन आया है। चाइना जो 9% 10% पे ग्रो करता था, आज 6.5-7 पे आया हुआ है। उस परिस्थिति में पूरी दुनिया में जिस शब्दावली का प्रयोग हो रहा है कि इंडिया इज द इमर्जिंग ब्राइट स्पॉट, यह शब्दावली आज दुनिया के अंदर चल रही है। और कुछ लोगों को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक परिस्थिति की वजह के अगर नजर नहीं आता तो मैं उनकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप है कि इनकी सरकार में सारी ताकत एक नेता के पास है। अरुण जी, आप अर्थव्यवस्था का दुनिया में क्या परसेप्शन से जिक्र कर रहे थे, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन मेरे हाथ में है। उन्होंने अच्छी बातें लिखी है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, इन्फ्लेशन नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, रुपी स्टेबल है, फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट श्रंक हुए हैं, इंडिया की ग्रोथ 7.5 है जिसने चाइना को आउटपेस कर दिया है। बहुत तारीफ लिखी है, लेकिन फिर साथ में ये लिख दिया लेकिन इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और वो इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पर सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में है। और उन्होंने एक ये बैंड की तस्वीर बनाई है जिसमें दिखाया है कि सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मोदी जी के हाथ में है। इंडिया वन मैन बैंड। देखिए रजत जी, मोदी जी एक मजबूत नेता हैं, इससे तो कोई डिनाई में कर नहीं सकता। अब आप तय कर लीजिए आपको किस प्रकार की सरकार चाहिए। 10 साल आपने वो सरकार देखी कि प्रधानमंत्री के पास अधिकार नहीं था, निर्णय सरकार के बाहर होते थे। मैं हमेशा, और मुझे ये आपके कार्यक्रम में भी कहने में संकोच नहीं है, जितना जानकारियां और क्षमता मनमोहन सिंह जी में थी, मैं निजी तौर पे उनका प्रशंसक रहा हूं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जितनी अर्थशास्त्र उनको आता था, उनकी पार्टी ने उसके मुताबिक उनको काम नहीं करने दिया। अगर मनमोहन सिंह जी को जैसे एक वित्त मंत्री के नाते उन्होंने 91 to 96 काम किया था, प्रधानमंत्री के नाते करने दिया जाता तो शायद इस देश का इतिहास कुछ भिन्न होता। इसीलिए इस इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में लिखा था, अ प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस बट नॉट इन पावर। पद पर तो हैं लेकिन पावर उनके पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी भी वैसे हो जाएं तो शायद फिर आप देश का हित नहीं चाहेंगे। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का शब्द आखिरी शब्द होता है। मैं वाजपेयी जी के मंत्रिपरिषद में भी मंत्री रहा, खूब चर्चा होती थी, वो डेमोक्रेट थे, खूब अलाउ करते थे, लेकिन आखिरी शब्द प्रधानमंत्री का होता था। और मोदी जी की सरकार में भी कई तरह के विचार आते हैं, मंत्रियों से खूब काम करना पड़ता है, वो करवाते भी हैं। मोदी जी हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन मोदी जी क्या चर्चा करने देते हैं, लोगों को बोलने देते हैं? बहुत चर्चा करने देते हैं, और मेरी तो जानकारी है कि आप भी कई बार जाकर उनसे चर्चा कराते हो, क्या ठीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जैसे कई अन्य मित्र भी जाकर कराते हैं और वो सुनते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का काम सुनना भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में ताकत हो और आखिरी शब्द प्रधानमंत्री का हो, तभी मंत्रिपरिषद चल सकता है, तभी देश चल सकता है। लेकिन जो वो पहले व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ हो और ताकत किसी और के पास हो, ये देश वैसे नहीं चल सकता। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ना सोते हैं ना सोने देते हैं? नहीं, कुछ तो सोते होंगे और कुछ सोने देते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत मेहनती हैं, हैंड्स ऑन हैं, और दूसरों से भी मेहनत करने की अपेक्षा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद ने प्रेस में कहा कि ये 3 घंटे सोना तो एबनॉर्मल है। देखिए, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सीरियस पॉलिसी इश्यूज को समझे और उस पर टिप्पणियां करे। उस पार्टी की ट्रेजेडी ये है कि वो दिशाहीन हो गई है। कई बार तो इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां कर देना, और कई बार बिना जानकारियों के कर देना,
अब अमेठी का फूड पार्क समाप्त कर दिया मोदी जी ने। पता चला 2013 में ही वो जा चुका था व्यक्ति जिसने बनाना था। ये बात कितनी सच है कि अब आपकी सरकार त्रिमूर्ति चलाती है, 3 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और अमित शाह। चलिए आप 1 से 3 पे तो आ गए। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, सरकार के मुखिया हैं। जहां तक पार्टी अध्यक्ष का सवाल है, पार्टी के मुखिया हैं। और इसलिए दोनों फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स तो रहेंगे ही। अब अपने साथियों के सहयोग से वो दोनों चलाते हैं और दोनों की अपनी अपनी टीम है। लेकिन आपका नाम भी आता है कि ज्यादा तो आप ही चलाते हैं। देखिए, जो लोग मुझसे खुश नहीं हैं वो तीसरा मेरा नाम जोड़ते हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। यहाँ आप जो सवाल पूछना चाहते हैं लोगों में से, जी हाँ, आप यहाँ ये एक्स सर्विसमैन का 1 रैंक 1 पेंशन का काफ़ी दिनों से चल रहा है और डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि ये उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है और फाइल को डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया है। और न्यूज़ रिपोर्ट ऐसी थी कि जिस दिन मोदी जी की मथुरा में रैली थी उस दिन शायद ये अनाउंस किया जाएगा और अभी तक तो ये फाइनेंस अनाउंस नहीं मिनिस्टर किया इसका गया। जवाब दे देंगे आपको कि क्या तो हुआ। ये आप जी, 1 रैंक 1 पेंशन जो डिफेंस फोर्सेस के रिटायरीज हैं, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। पिछले साल चुनाव के दौरान जब एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो 24 अप्रैल को उन्होंने एक कमेटी को रेफर किया था। ये जो कहा गया कि हम मंजूर कर गए थे, मंजूर नहीं, उसको सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, लेकिन किस प्रकार से उसको लागू किया जाए कमेटी को किया। उसके बाद 6 महीने मेरे पास डिफेंस भी था और फाइनेंस भी था, और इसलिए मेरी सेना के और अन्य तीनों सर्विसेज के एक्स सर्विसमैन से भी, अधिकारियों से भी बातचीत हुई। वहां सर्वसम्मति से उनकी राय यह है कि इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होगा। 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, उसका फॉर्मूला का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा उसको लेकर जो 2-3 तरह के मत थे, उस फॉर्मुलेशन पे अब जीरो इन सरकार कर रही है। और उस प्रस्ताव को लेकर, अलग अलग 2-3 फॉर्मुलेशंस को लेकर डिफेंस मिनिस्टर मुझे मिले भी हैं और इसकी प्रक्रिया बहुत एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। मथुरा में घोषणा करने की कोई योजना नहीं थी, ये केवल मीडिया में खबर थी, लेकिन बहुत ही शीघ्र आपको सरकार की जो इसके संबंध में घोषणा होगी। सिद्धांत हम घोषित कर चुके हैं, लेकिन उसको कार्यान्वित कैसे किया जाता है, जिसको लेकर 2 प्रकार के मत हैं, उसको हम लोग क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। आपकी अदालत में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी सरकार कांग्रेस की योजनाओं का श्रेय ले रही है। अरुण जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। आजाद साहब कह रहे थे कि जो सैटेलाइट भेजी वो हमने बनाई थी, मंगल ग्रह पे जो यान भेजा वो हमने बनाया था, समुद्र में जो पनडुब्बी जिसका उद्घाटन किया वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, स्पीड रेल जिसका उद्घाटन किया मोदी जी ने वो कांग्रेस ने बनाई थी, कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट लगाया उसका उद्घाटन किया वो हमने लगाया था। काम सारे हमने किए, श्रेय ये सरकार ले रही है। ऐसा काम तो वैज्ञानिकों ने किए, श्रेय गुलाम नबी आजाद ले रहे हैं। अब मंगलयान का क्रेडिट वो लेने लग पड़े। अब स्वाभाविक है, आप 10 साल के अंदर पावर में रहे हो तो आपके टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स ने, साइंस डिपार्टमेंट्स ने, एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट्स ने अच्छे काम किए हैं इस देश में। कोई उसके अपवाद नहीं कर रहा, कोई इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका क्रेडिट आप देश को दे दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। और दूसरा इल्जाम ये कि आपकी सरकार ने एक के बाद एक यू टर्न किए। जीएसटी को आप पहले विरोध कर रहे थे, अब आप उसको लाए। बांग्लादेश के साथ जो करार किया उसको पहले विरोध किया था, अब आपने उसको स्वीकार कर लिया। एफडीआई रिटेल का विरोध कर रहे थे, अब उसको स्वीकार कर लिया। अगर यही करना था तो सरकार बदल। ये आपके ये तीनों आरोप गलत है, तीनों आरोप गलत है। बीजेपी हमेशा जीएसटी के पक्ष में थी, लेकिन जीएसटी को लेकर दो प्रकार के राज्यों में बंटवारा था। एक है प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, दूसरी थी कंज्यूमिंग स्टेट्स। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लगता था कि इससे कंज्यूमिंग स्टेट्स को ज्यादा लाभ मिलने वाला है,
और इसलिए हमें आपने, अब तमिलनाडु ये कहता है, गुजरात ये कहता है, महाराष्ट्र कर्नाटक ये कहते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अपनी स्टेट में बनाई है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने लाखों करोड़ रुपए खर्चे हैं, तो इसलिए उसका लाभ हमें दीजिए। और आप सबको बराबर कर देंगे तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उन सब राज्यों को इकट्ठा बिठाना, एक एक टैक्सेशन विषय के ऊपर जो 5-6 परिवर्तन करने थे वो करना, और एक आम राय बनाना, शायद इसकी फुर्सत कांग्रेस को नहीं थी। बीजेपी के कई राज्य इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स इसका विरोध, जब मैं भी वित्त मंत्री बना तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको बोर्ड पर लाना ये एक हम लोगों का प्रयास था। जहां तक बांग्लादेश के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का सवाल है, तीस्ता के पानी को लेकर ममता जी विरोध कर रही थी। आज बार बार प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत करके उनको ऑन बोर्ड ला रहे हैं। पूरा असम और असम की सरकार लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का विरोध कर रही थी। असम के अंदर आंदोलन ना हो, उनको समझाना। बिना ये काम किए हुए राजनीतिक नेतृत्व इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। और एफडीआई रिटेल में तो मैंने कहा हमारी पार्टी आज भी इसके विरोध में है। केवल इतना है कि पुरानी नीति अभी चली आ रही है, उसका परिवर्तन हमने नहीं किया क्योंकि उस सेक्टर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हम उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं, ये बिल्कुल आज भी नहीं है। अरुण जी, ये सच नहीं है कि न्यूक्लियर डील का आपने विरोध किया था, उसको लेकर देखिए रजत जी, और अब वो सेंटर स्टेज पर आ रजत जी, ये एक फर्क है। जब 5-6 साल वो इंप्लीमेंट हो गई, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और समझौते उसके ऊपर डेवलप हो गए, तो हम एक जिम्मेवाराना पॉलिटिकल पार्टी हैं कि विपक्ष से जब सरकार में आते हैं तो पुरानी सरकार के कई निर्णय ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं बदल सकते, और इसलिए उस वास्तविकता को विशेष रूप से विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय करार जो होते हैं उसके संदर्भ में उसको स्वीकार करना एक सरकार के एक जिम्मेवार आचरण के लिए भी व्यवहारिकता बन जाती है। पिछली सरकार के फैसले आप मानने को बाध्य हो सकते हैं, लेकिन पीडीपी जो बिल्कुल आपकी विरोधी है उससे मिलकर के सरकार बनाना ये तो कोई बाध्यता नहीं थी। देखिए, इसमें दो, आप वहां की राजनीतिक परिस्थिति देखिए। वहां के मतदाताओं ने कश्मीर घाटी में पीडीपी को चुन लिया और जम्मू के लोगों ने हमें चुन लिया। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शंस थे। पहली ऑप्शन की सरकार न बने किसी की, और सरकार नहीं बनती और गवर्नर राज होता है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आते और वहां अलगाववादी अपने फिर आंदोलन शुरू करते हैं। एक परिस्थिति यह थी। दूसरी परिस्थिति यह थी कि पीडीपी से मतभेद होते हुए भी क्या उनसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है, बनाने की हम लोगों ने कोशिश की। कश्मीर की राजनीति बाकी देश की राजनीति से अलग है। वहां झगड़ा एनडीए और यूपीए का नहीं है, वहां झगड़ा हिंदुस्तान का और अलगाववादियों का है। और उस झगड़े में जो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो देश के साथ रहें और वहां की जनता का एक बड़ा वर्ग हमारे साथ आए और अलगाववादियों के साथ ना जाए, इसका एक प्रयास हम लोगों ने किया है। अरुण जी, ऐसी सरकार बनाई जिसने मसरत आलम को छोड़ा और आपका तथ्य गलत है। और पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगे नहीं, वहां। मैं आपको बताऊं, एक वर्ग है अलगाववादियों का जो पाकिस्तान का झंडा हमेशा फहराता रहा है। मैं उनसे संघर्ष करूंगा, लेकिन मसरत आलम को लेकर वहां की सरकार पर गलत आरोप लगाया गया। उस व्यक्ति को कोर्ट ने बेल दी, और मैं हिंदुस्तान के मीडिया से आग्रह करूंगा कि कश्मीर एक सेंसिटिव प्रोविंस है। मीडिया की उसको कोर्ट ने जमानत दी 5 साल जेल में रखने के बाद, और उसको यह कह दिया कि पीडीपी ने छोड़ दिया उसको। ये तथ्य आपका गलत है, आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। और इसका निर्णय जो हुआ उसको छोड़ने का कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये पीडीपी सरकार बनने से पहले हो चुका था। लेकिन नेट रिजल्ट क्या हुआ? नेट रिजल्ट ये हुआ कि कश्मीर में फिर से पत्थर चले, फिर से पाकिस्तान के झंडे नेट रिजल्ट ये है, और मुझे जानकारी है कि आप भी अभी कश्मीर होकर आए हैं, वहां शांति है, वहां पर्यटक पहुंचने लग पड़ा है, और कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टीज को लेकर वहां के यूथ को, मैं कश्मीर गया हूं चुनाव के दौरान, और वहां के कश्मीर यूनिवर्सिटी के यूथ से मैंने बातचीत की, और बीजेपी का और उनका बहुत कभी ऐतिहासिक मेल नहीं रहा है, लेकिन आज वहां का यूथ भी एक एस्पिरेशनल हो रहा है, और वो अलगाववाद की तरफ ना जाए और इस देश की मुख्य धारा के अंदर शामिल हो, इसके चिन्ह नजर आते हैं।
उस अवसर को हम ना खोएं। अरुण जी, चुनाव के दौरान वादा किया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरह से लव जिहाद का सवाल उठा, जिस तरह से घर वापसी के नारे लगे, जरूर माइनॉरिटीज के मन में, मुसलमानों के मन में खौफ पैदा हुआ। देखिए, मैं इसका बिल्कुल विपरीत मानता हूं। पिछला 1 वर्ष सामाजिक शांति का वर्ष रहा। समस्या यह है कि कोई एक व्यक्ति किसी गांव में या किसी छोटे शहर में अगर ये नारा लगाता है और चैनल्स उसको पूरे देश का विषय बना डालते हैं, तो वो देश का विषय नहीं बनता। आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं रामजादे है रामजादे जैसी बात। देखिए, किसी एक मंत्री ने कहा तो उसको समझाया गया, उसके बाद नहीं कहा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इतने बड़े देश में इस प्रकार की छोटी बड़ी घटनाएं कई होती रहेंगी, लेकिन उन घटनाओं से इस देश का एजेंडा बदलेगा, ये नहीं होने वाला। उम्मीद ये थी कि जब ऐसी घटना होगी तो प्रधानमंत्री सख्ती से उस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत सख्ती से कही। प्रधानमंत्री ने पार्टी की मीटिंग में भी कही, विज्ञान भवन जाकर ईसाई समाज के सामने भाषण में भी कही, और जितना प्रधानमंत्री को समझाना और कड़े रूप में कहना चाहिए था उन्होंने कही। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया वित्त मंत्री अरुण जेटली पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज स्मिता गुप्ता के फैसले का। श्री अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री ही नहीं, वरना एनडीए सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ और मुख्य वक्ता भी हैं। राज्यसभा के नेता के रूप में जहां सरकार बहुमत में नहीं है, ये अपनी सूझबूझ और सौहार्द व्यवहार से अनेक क्षेत्रीय दलों को एनडीए की ओर आकर्षित करने में कामयाब भी रहे हैं। एक मंझे हुए वकील के हैसियत से और फिर नेता विपक्ष के रूप में इन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन का ज़्यादा हिस्सा दूसरों को कटघरे में खड़ा करने में गुजारा है, किंतु आज जिस निपुणता से इन्होंने सब सवालों का जवाब दिया है, ये साबित कर दिए हैं कि ये एक कामयाब राजनेता भी हैं। ये अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि अरुण जेटली इसी तरह से जन कल्याण की योजनाएं बनाते रहेंगे, लोगों का भला करते रहेंगे, आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक ले नमस्कार।